स्टीरियो आइसोमर में बेसिकली हम किस पे बात करते हैं कि डिफरेंट हमारे पास ओरिएंटेशन इन स्पेस रहेगा एटम्स का या ग्रुप का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 4 एटम स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो ओरिएंटेशन है हमारे पास इन दोनों हाइड्रोजन का या इन दोनों क्लोरीन का, वो सभी कंपाउंड में डिफरेंट है, यस और नो, ठीक है। सभी कंपाउंड में क्या है, डिफरेंट है। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर की पहले भी अपन बात कर चुके हैं कि इसकी डेफिनेशन को अगर मैं रिकॉल करूं तो स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है कि कंपाउंड विच हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग। सेकंड, सिमिलर स्ट्रक्चर, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सभी आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता ही है। सेकंड बात क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर भी सेम है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना तो फिर उसको अपन पुट कर देंगे स्ट्रक्चर आइसोमर में, समझा, जैसे पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर एंड सो ऑन। बट स्टीरियो आइसोमर में दोनों फैक्टर तो कॉमन रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर। डिफरेंस यहाँ पे सिर्फ किसका होता है, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। जैसे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी एक तरह का क्या था, स्टीरियो आइसोमर था नहीं, मतलब है, पास्ट टेंस में बात करें जैसे कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पे हमारा ये तो क्या हो गया इसका सिस फॉर्म, और दूसरी क्या हो जाएगी इसकी ट्रांसफॉर्म, है ना। तो जो सिस और ट्रांस अपने आप में क्या बोलते हैं, अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में भी देख पा रहे हैं ना, दोनों क्लोरीन इस तरह से हैं, तो इस तरह से ओरिएंटेशन है स्पेस में, और एक बार इस तरह से ओरिएंटेशन है स्पेस में, ठीक है। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस में अगर अवेलेबल होता है हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका स्टीरियो आइसोमर ठीक। वहां पे कुछ सर्टेन फॉर्मूला थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, यहाँ पे सर्टेन कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो इसी पे अपना आज का लेक्चर बेस्ड है। एक सेकंड होल्ड करो, कैमरा को क्या हो गया आज। हाँ, तो देखो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला गिवन है कि अगर हमारे पास जो कायरल कार्बन है आर डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड। डिफरेंटली सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कायरल कार्बन है वो डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या मतलब है इस बात का, ये हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो अपन फाइंड करते हैं क्या बेटा, कायरल कार्बन। इसमें कितने कायरल कार्बन है। अब कायरल कार्बन का क्या मतलब होता है कि वो कार्बन जिसकी सभी वैलेंसी क्या होती है, डिफरेंट। 4 वैलेंसी होनी चाहिए उसकी, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, और वहां पे उसकी वैलेंसीज क्या है, 4 डिफरेंट है। तो देखो कौन कौन सा कार्बन इसमें कायरल है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन हो सकता है क्या, नहीं। 3 वैलेंसी सेम है, 3 वैलेंसी सेम है, 2 वैलेंसी सेम है, तो कायरल कार्बन हो सकते हैं पालक, नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने हमारे उससे हटा दिया कि अच्छा अच्छा ये तो कायरल कार्बन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे कायरल कार्बन कौन कौन सा हो सकता है, दिस वन, ये कायरल कार्बन है, समझ पा रहे क्यों, इधर तो क्या कनेक्टेड है, देख देख रहा है ना आपको, 1 2, ये इसकी कंप्लीट 3, और ये हाइड्रोजन कनेक्टेड है तो 4, तो इसकी सभी वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है 4 वैलेंसी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये कायरल हमारा कार्बन है। नेक्स्ट इसके जो बगल वाला कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन इसको बोलते हैं, ये भी अपने आप में क्या है, कायरल कार्बन है। कौन सा, दिस वन, देख पा रहे हैं आप, सभी वैलेंसी डिफरेंट है क्या इसकी, चेक कर लेते हैं। 1 ये 2, ये इस वैलेंसी को एक सिंगल वैलेंसी की तरह ट्रीट करूंगा, 3, और एक हाइड्रोजन है 4, तो सभी वैलेंसी डिफरेंट है, यस कायरल कार्बन है। तो हमारे पास इस कंपाउंड में टोटल कायरल कार्बन कितने बेटा, 4 यस। तो कायरल कार्बन 2 है टोटल, कायरल कार्बन टोटल कितने हमारे पास, 2। एक सेकंड, ये कुछ स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, तो इनको अलाउ करना पड़ता है फिलहाल। अब हमारे पास जो ये वाला कायरल कार्बन है, दिस वन, और हमारे पास ये जो कायरल कार्बन है, दिस वन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कायरल कार्बन और ये कायरल कार्बन कंप्लीटली डिफरेंट है, यस, मतलब इनमें सिमिलरिटी नहीं है ना। तो हमारा एक केस फर्स्ट में चले गए हम कि अगर हमारे पास जो कायरल कार्बन है वो अपने आप में क्या हो, डिफरेंट हो, कायरल कार्बन क्या है, डिसिमिलर है, तो वहां पे क्या टोटल आइसोमर कैसे निकालते हैं आप, 2 की पावर n से, 2 की पावर कैसे निकालेंगे वहां पे n। अब यहाँ पे n क्या होता है बच्चा, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्टिकल, n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर, n क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर,
अब यहाँ पे कायरल सेंटर कितने हैं हमारे पास, 2, दिस वन एंड दिस वन, तो 2 की पावर कितना 2, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 4, यानी कि हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे इसके स्टीरियो आइसोमर बनेंगे 4, समझा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं नीचे इसके डायग्राम इस तरह से कुछ गिवन है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो कायरल कार्बन है, सेकंड केस ले रहे हैं, दिस वन, अगर हमारे पास कायरल कार्बन क्या है, सिमिलर है, ठीक है। अब सिमिलर की भी दो केसेस बनेंगे कि हमारे पास कायरल कार्बन इवन नंबर में है कि कायरल कार्बन ऑड नंबर में, n इक्वल्स टू इवन और n इक्वल्स टू अगर ऑड है। तो अगर इवन है तो हम आइसोमर कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n बाई टू माइनस वन, और अगर ऑड है तो कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n माइनस वन। याद रहेंगे क्या तीनों फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाले केसेस कब लेने अपने को, जब हमारे पास कायरल कार्बन क्या हो, सिमिलर हो। अब कायरल कार्बन सिमिलर का क्या मतलब है, समझते हैं इस बात को भी। जैसे कि ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, कहाँ गया, दिस वन। यहाँ पे देखो, इसमें पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से इसमें कार्बन कायरल कार्बन है सबसे पहले, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको जो है देखना बच्चा, इसमें कौन कौन सा एटम कायरल है इसमें, वो सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो इस पे देखो, 3 वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है, तो ये कायरल कार्बन हो सकता है क्या, नहीं। इसकी भी 3 वैलेंसी, अच्छा 3 वैलेंसी सेम है, तो कायरल कार्बन हो सकता है क्या, नहीं। इस वाले कार्बन पे फोकस करना, इस वाले पे, दिस वाले। इस कार्बन को मैं यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे कनेक्टेड इससे H, यहाँ पे कनेक्टेड इससे OH, एक कनेक्टेड इससे CH3, और ये सब कुछ का मतलब दिस वन, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है हमारा, दिस वन, इसकी सभी वैलेंसी डिफरेंट है, यस। बट साथ ही साथ अब इस वाले कार्बन पे ध्यान देना, किस पे, इससे जो नेक्स्ट है, दिस वन, समझ पा रहे क्या, यहाँ पे भी सिमिलर वैलेंसी है ना बेटा, HCH3OH, और यहाँ पे भी क्या थी इसके साथ, HCH3OH, है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों कायरल कार्बन है, इनकी वैलेंसीज क्या है, सिमिलर है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, सिमिलर टाइप ऑफ कायरल कार्बन, ठीक है। तो हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं ना, कि कायरल कार्बन अगर कंप्लीटली डिफरेंट है तो जाओ 2 की पावर n से, है ना, 2 की पावर n से। अगर कायरल कार्बन सिमिलर है, जैसे कि इस वाले केस में, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएंगे, फिर 2 फॉर्मूला है। कायरल कार्बन अगर सिमिलर है तो उसके 2 फॉर्मूला है, एक तो 2 की पावर n माइनस वन, एक तो है 2 की पावर n माइनस वन, और दूसरा है ये जो गिवन है यहाँ पे। दोनों फॉर्मूला कब यूज करना है, 2 की पावर n माइनस वन तो कब यूज करूंगा, जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो। तो यहाँ पे तो 1 और ये 1, टोटल कायरल सेंटर कितना है, 2, तो n इक्वल टू कितना आ रहा है, 2, तो ये तो इवन नंबर आ रहा है ना। तो इवन नंबर में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, दिस वन, 2 की पावर n माइनस वन प्लस n बाई टू माइनस वन बाई थ्री। एक बार वैल्यू पुट करके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर n माइनस वन, तो 2 की पावर 2 माइनस वन कितना 1, प्लस 2 की पावर 2 बाई टू माइनस वन, एन बाई टू माइनस वन है ना, तो 2 बाई टू माइनस वन। अच्छा यहाँ पे बच्चा एक गलती कर देता है कई बार, n माइनस वन बाई टू अगर कर दिया तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाएगा, समझा क्या, 2 माइनस वन, 1 बाई टू, तो 2 की पावर 1 बाई टू आ जाएगा यहाँ पे, तो रूट 2 आ जाएगा, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, ये n बाई टू माइनस वन है, ठीक है, n बाई टू माइनस वन है, तो 2 की पावर 2 बाई टू माइनस वन, 2 की पावर 2 बाई टू कितना हुआ, 1, 1 माइनस वन कितना 0, तो कितना हो रहा है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना हुआ मतलब 1, और इसका क्या मतलब, इसका क्या रिजल्ट आ रहा था, 2 की पावर 2 माइनस वन कितना, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना 2, तो 2 प्लस 1 कितना 3, तो हमारा आंसर कितना गया यहाँ पे इस केस में टोटल, ठीक है। तो अगर हमारे पास इवन नंबर है या ऑड नंबर है तो किस तरह से हम वहां पे कायरल टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो ना, अगर आपसे पूछा है कि इसका फिशर अगर मेरे को ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे टोटल 4 फिशर बनेंगे, कौन कौन से, यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है। देखना यहाँ पे H OH CH3, ये मेरे पास कार्बन है, H OH CH3, यस,
मेरे पास कार्बन है HCH3OH, है ना, तो उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकी पोजीशन क्या है, डिफरेंट पोजीशन ले लो बच्चा। डिफरेंट पोजीशन का मतलब दोनों एच इधर है, इस बार दोनों एच इधर है। एक बार आपने क्या किया, इनको रिवर्स कर दिया, और एक बार आपने क्या किया, इस तरह से दोनों को रिवर्स कर दिया, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन मिल रहे हैं हमें स्पेस में इस तरह से। बट यहाँ पे एक समझने वाली बात क्या है कि सर यहाँ पे तो 4 दिख रहे हैं ना, यहाँ पे तो सर टोटल 4 ओरिएंटेशन दिख रहे हैं ना, हमने तो आंसर 3 निकाला है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चा, ये वाला जो कंपाउंड है दिस वन, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ये वाला, ठीक है। तो ये अपने आप में कौन सा कंपाउंड है, मीजो, और ये भी कंपाउंड क्या है, मीजो, ठीक है। तो मीजो का ये दोनों जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, वो कौन सी है, मीजो कॉन्फ़िगरेशन है। ये अपने आप में इन दोनों में से किसी एक को अपन सिर्फ कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे में एक्चुअली परफेक्टली आइडेंटिकल होते हैं। देखने में तो अलग लग रहा है बट वो परफेक्टली क्या है, अपने आप में आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो मीजो कंपाउंड की केस याद रखेंगे आप कि टोटल हमारे पास 4 ओरिएंटेशन है, बट इन दोनों का सिर्फ एक ही हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये दोनों इधर हैं या दोनों OH उस साइड पे, ठीक है। इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, वैसे आपको तो सिर्फ क्या करना है, क्योंकि आप इस तरह से ड्रॉ कर भी नहीं पाएंगे, एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता है कि आप सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए बेटा। आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो, दैट्स इट। और अगर ओड नंबर है तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला यूज करेंगे आप, 2 की पावर n-1, जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड है, पहले तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत फास्ट कि कौन कौन सा कायरल कार्बन है। तो देखो एक सेकेंड, अरे ठीक है, यहाँ पे देखना, ये कायरल कार्बन हो सकता है कि नहीं, 3 वैलेंसी सेम है, 3 वैलेंसी सेम है, कायरल कार्बन हो सकते हैं कि नहीं। अब इसके अलावा जो भी कार्बन है हमारे, वो सारे के सारे क्या है, कायरल है। किसी एक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे कि इस वाले कार्बन पे फोकस करना, दिस वन, इस पे क्या क्या कनेक्टेड है बच्चा, HCl CH3, और एक ये इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं एक सिंगल वैलेंसी ट्रीट कर लूंगा, इसको लिख देते हैं थोड़ी देर के लेके। यहाँ पे देखो ना, सभी वैलेंसी डिफरेंट आ रही है, यस, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है, यस, है ना। उसी तरह से ये वाले पर कार्बन पे फोकस करना, किस वाले पे, दिस वन, इस पे क्या क्या कनेक्टेड है बच्चा, HCH3Cl, और इसको अब ट्रीट कर लेता हूं मैं एक सिंगल वैलेंसी की तरह, इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए M। तो ये M, तो सभी वैलेंसी डिफरेंट आ रही है, यस, 1 2 3 4, ये भी कायरल हो गया, है ना। अब मिडिल वाले की बात करते हैं ना, देखना यहाँ पे मिडिल वाले को, मिडिल वाले पे क्या क्या कनेक्टेड है, HCl, और ये थर्ड वैलेंसी, और ये क्या है, इसकी फोर्थ वैलेंसी। अब यहाँ पे देखने में लग रहा है कि ये जो सर थर्ड वैलेंसी और फोर्थ वैलेंसी तो है जो सिमिलर है, देखने में लग रही है ना, देखो, यस और नो, है ना। यहाँ पे भी मिडिल वाले कार्बन को पहले मैं इधर से दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्चुअली इतना डिटेल में जाना नहीं है आपको, तो सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, पहले एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वाले कार्बन पे फोकस करना अभी, इस पे क्या क्या कनेक्टेड है बच्चा, HCl। अब यहाँ पे अगर किसी ने ध्यान दिया, इसकी जो थर्ड वैलेंसी है कुछ इस तरह से, CH3Cl, और फोर्थ वैलेंसी भी कुछ इस तरह से। तो आप बोलोगे कि सर इसकी तो दोनों वैलेंसी सेम है ना, तो ये कायरल कार्बन कैसे हुआ, है ना। मेरा टारगेट ये है कि ये कायरल कार्बन कैसे हुआ। तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा आपको कि देखने में आपको सेम लग रहा है, बट ऐसे इमेजिन कर कि लेट सपोज ये वाला जो कार्बन है ये अपने आप में कायरल है ना, दिस वन, तो इसके दो कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं ना बच्चा, या तो ये हो सकता है आर या हो सकता है एस। तो लेट सपोज एक ऐसी कंडीशन बनेगी ये दोनों आर हैं, समझना आप यहाँ पे डीप में जा रहे हैं थोड़ा, एक ऐसी कंडीशन बनेगी कि दोनों आर हैं, है ना। और एक ऐसा कंडीशन, तो दोनों अगर आ रहे हैं ना तो हम बोलेंगे दोनों वैलेंसी सिमिलर है, तो फिर उसको कायरल कंसिडर नहीं करेंगे इस वाले मिडिल वाले कार्बन को। बट एट द सेम टाइम लेट सपोज ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कौन सा, दिस वन, ये तो हमारा आर ही रहा, ये वाला तो कॉन्फ़िगरेशन मेरा आर ही रहा, बट ये वाला जो कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, एस। तो जैसे ही ये आर बन गया और ये एस बन गया, तो मेरे को अभी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिल गया ना, यानी कि ये वाला जो कार्बन है
और ये वाला जो कार्बन है कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस तो है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो अभी इनको हम सेपरेट वैलेंसी की तरह बेटा ट्रीट कर लेंगे। तो ये वाला जो मेरा मिडिल वाला कार्बन है इस केस में वो क्या बन जाएगा, कायरल बन जाएगा। या हो सकता है ये वाला एस हो या ये वाला क्या हो, आर हो, तो उस केस में भी इस काले कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, कायरल कार्बन में कंसिडर करूंगा। तो समझा क्या यहाँ पे, जो मिडिल वाला मेरा कार्बन था उसको हमने कायरल क्यों कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चा, 1 2 3। बट कार्बन कैसे हैं, सिमिलर है, कार्बन कैसे हैं, सिमिलर है। अच्छा तो फिर अच्छा सिमिलर में दो केसेस बन रहे थे, इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना। इवन नंबर वाला अभी अभी अपन ने लिखा ऊपर फॉर्मूला ना, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। अरे थ्री फॉर्मूला बने ना अभी तक अपने पास, कि पहला तो था 2 की पावर n, कि अगर कार्बन डिफरेंट है तो। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर कार्बन सिमिलर है तो फिर उसमें दो केसेस बनेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर। किसका नंबर, कायरल सेंटर का। तो अगर इवन नंबर है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, दिस वन जो कि अपन यूज कर चुके अभी अभी। और अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं आप, 2 की पावर n-1। तो यहाँ पे कितना 3 है ना मेरे पास, कायरल सेंटर कितना है, n कितना है बेटा यहाँ पे 3। तो 2 की पावर 3 - 1, 2 की पावर 3 - 1 कितना होता है आजकल, 2। तो 2 की पावर 2 कितना आ गया आंसर, 4। अब यहाँ पे समझ भी सकते हैं आप, टोटल इसने कितने, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये 3 कार्बन है मेरे पास कायरल। देखो तीनों कार्बन पे ClH कनेक्टेड है, ClH ClH ClH, तो ClH ClH एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इसके कितने ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इस तरह से डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल है। ये RS का मतलब समझ गए आप लोग कि क्या कहना चाह रहा है। ये हमारे पास ये जो सेकंड नंबर पे कार्बन है इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी कितना है, S। थर्ड वाले का भी क्या है अभी, S। और फोर्थ वाले का क्या है अभी, R आ रहा है। ठीक है, इस तरह से बोलना चाह रहा है। इसको चेक 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 करना है कि आपको आता है अभी RS तो कैसे निकालते हैं अपन, है ना। तो वो अपन यहाँ पे इसका RS निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसका RS निकाल सकते हैं। ठीक है, इन कार्बन का डिफरेंस है, फर्स्ट वाले का एस आएगा, यहाँ पे इसका आर आ रहा है और ये आ रहा है। ये वाला पार्ट में एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करा क्योंकि ये टॉपिक नहीं है, ये पहले ही कवर कर चुके ना बेटा, कि आर और एस कैसे अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर अगर बोर्ड में पूछा है तो बोर्ड में इजी सा वो देगा। मान लो बोर्ड की भी अगर बात कर लेते हैं कि सर बोर्ड में पूछा है, तो बोर्ड में इजी सा वो क्वेश्चन देगा, तो आप इजीली वहां पे 3 या 4 मैक्सिमम ओरिएंटेशन है तो बना सकते हैं, है ना। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपन को फॉर्मूला पता है तो उससे हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात समझ लेते हैं अपन थोड़ा सा, क्या दिस वन, कि ये जो दोनों कंपाउंड है ये अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये वाली बात एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। अब मेरे को आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा क्या बच्चा, आप ही बताओ ना बच्चा, कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों इनएक्टिव है, मतलब फर्स्ट अपने आप में इनएक्टिव वो है, आइसोमर है। एक्सप्लेन, खुद से अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शन दिया हूं। ठीक है, आइकन दिखा होगा आपको। फर्स्ट इनएक्टिव है ऑप्टिकली, सेकंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रीजन दीजिए। तो मयूर का आंसर है यस, वेरी गुड। हाँ, तो ऑब्वियसली ठीक है ना, एक स्टूडेंट आंसर दिया है मतलब बाकी को भी समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बच्चा, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, ये अपने आप में कंपाउंड। एक्चुअली ये मीजो का वो है, ये कौन सा कंपाउंड है बच्चा, मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन याद आ रही है क्या, देखो मीजो कंपाउंड की मैं उसको रिकॉल करता हूँ कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, लेट सपोज एक्स, उसमें सिंगल कायरल सेंटर है। तो सिंगल अगर कायरल सेंटर है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यस। बट अगर किसी कंपाउंड में मोर देन मतलब 1 कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि यहाँ पे ये जो कंपाउंड है हमारा, इसी को देख लेते हैं। ये हमारा जो कंपाउंड है इसमें देखो ना बच्चा, इसमें ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये भी कार्बन कायरल है और ये भी कार्बन क्या है, कायरल है। तो मोर देन 1 कार्बन है इसमें और वो कायरल है। बट फिर भी एज अ कंपाउंड एज अ होल ये क्या है, अपने आप में ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे इसको थोड़ा डीप में और समझ लेते हैं ना अपन, ऑप्टिकल एक्टिव का एक्चुअली सेंस क्या होता है कि यहाँ पे इसमें अपन एक वर्ड यूज करते हैं, इंटरनल कंपनसेशन, है ना। इंटरनल उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का क्या मतलब होता है, अभी यहाँ पे बच्चा फोकस करना, मैं जो इतना बोल रहा हूँ उस बात पे सिर्फ। इस वाले कार्बन का नंबर है 2 और इस वाले कार्बन का नंबर है 3, सॉरी 4।
2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या है देखो S और इसका क्या है R, है ना। अब यहाँ पे ये जो मिडिल वाला कार्बन है ना उसको उस पर फोकस करना। अभी मैं शायद आपको अभी भी एक्सप्लेन किया ना इससे पहले ही कि हमारा मिडिल वाला कार्बन की एक ऐसी कंडीशन भी बनेगी जहां पे ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, है ना। याद आ रहा है किसी को? अभी भी जस्ट आपने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि आपने वैसा क्वेश्चन नहीं किया था, वो मैं ये एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि ये वाला जो मिडिल वाला कार्बन है इससे क्या क्या कनेक्टेड है, H और Cl। मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस, H और Cl। अब यहाँ पे बच्चा क्या पूछता है कि सर ये वाला जो स्ट्रक्चर है और सर ये वाला जो स्ट्रक्चर है तो आइडेंटिकल है ना, तो कि सर ये कायरल कैसे हुआ? तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला जो कार्बन है दिस वन और ये अगर ये कार्बन है, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम आ रहा है ना, या दोनों का क्या आ रहा है हमारे पास डिफरेंट आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये ऑप्टिकली एक्टिव उस केस में नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो ये वाला हमारे पास क्या आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन R और ये कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन है सॉरी S और इसका क्या है R। तो यहाँ पे फाइनली होता क्या है, लेट सपोज एक कार्बन ने 30 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जो नीचे वाला कार्बन है ना इस कंपाउंड को क्या करेगा, इस जो प्लेन होता है पोलराइज लाइट का उसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्योंकि आर और एस का यही मतलब होता है। जैसे डी और एल में कुछ सेंस होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ठीक है। तो वहां पे एक्चुअली डी और एल या आर और एस का सेंस क्या होता है कि वो जो भी प्लेन पोलराइज लाइट है, मेरा प्लेन पोलराइज लाइट का प्लेन ये होता है, तो एक बार ये क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है या एक बार ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है, ठीक है। अब लेट सपोज अपन मान लेते हैं कि जो आर कॉन्फ़िगरेशन है उसने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया 30 डिग्री से। अब यहाँ पे खास बात क्या है, जो नीचे वाला कार्बन है वो भी परफेक्टली आइडेंटिकल ही है, उसकी कनेक्टिविटी क्या है, सेम है, वो भी कायरल कार्बन है ये भी कायरल कार्बन है, तो दोनों के दोनों रोटेट करेंगे। बट ओवरऑल हम क्या देखेंगे कि लेट सपोज इसने इसको 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, फर्स्ट वाला जो कार्बन है लेट सपोज इसने क्या रोटेट किया इसको 30 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये क्या करेगा इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा लास्ट वाला, क्योंकि इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या है जस्ट अपोजिट, तो इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। तो हम क्या देखेंगे ओवरऑल कंपाउंड क्या हो जाता है, भले इसमें कायरल कार्बन है बट कंपाउंड एज ए होल क्या हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं मीजो कंपाउंड। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ क्या देखेंगे कि आप कैसे फाइंड कर लेंगे कि कौन सा कंपाउंड मीजो कंपाउंड है। सो रहे हो हाँ, अरे भाई कॉपी पेन लेके बैठा करो प्रतीक। हाँ सर। ये जो हमारा ये कार्बन है तो आप कैसे फाइंड कर लेंगे कि सर ये इंटरनल कंपनसेशन वगैरह वगैरह, तो आप क्या करोगे सिर्फ इसमें ये देख लेंगे, इसमें मेरे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है यस, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा मीजो कंपाउंड इसको बोलते हैं, और कंपाउंड क्या हो जाता है ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसमें भी देखो ये वाली क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब समझे क्या, इधर भी Cl इधर भी Cl इधर भी H इधर भी H इधर भी Me इधर भी Me, तो ये भी कंपाउंड क्या हो गया मीजो कंपाउंड, तो ये ऑप्टिकली क्या हो गया बच्चा इनएक्टिव, और ये तो दोनों क्या रहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ हम कायरल कार्बन पहले फाइंड करेंगे, और कायरल कार्बन फाइंड कर लिया तो हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट स्टार्ट करें, ये काफी वैसे ये वाला जो पार्ट है ना ये रिलेटेड पार्ट है किससे, रिएक्शन जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर में। वैसे अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप फ्यूचर वाला पार्ट एक्सटेंड कर देता हूँ क्या, काफी मेजर पोर्शन अपन कर चुके हैं इस चैप्टर का लगभग 70%, ठीक है। अभी आज के लेक्चर के बाद इसमें ऑप्टिकल आइसोमर में सिर्फ मैथमेटिकल एक कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन एंड सो ऑन, ठीक है, तो वो सिर्फ मेरे को फॉर्मूला पढ़ने और कन्फर्मर्स मेरे को पढ़ाने भी, ठीक है। तो मेजर पोर्शन यहाँ पे हो चुका है लगभग 70%। तो अभी आप क्या करेंगे बुकलेट में से बेटा ऑप्टिकल आइसोमर के सिर्फ जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब वहां पे कन्फर्मर्स और जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है उनको छोड़ के बुकलेट में से आप सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, ठीक। फिलहाल तो ये हम ऑप्टिकल आइसोमर का किस तरह से नंबर फाइंड करते हैं समझ में आ गया आपको, एनाइंसोमर डायस्टीरियोमर क्या पेयर होते हैं वो भी आप समझ चुके हैं ना। अब एक जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है दिस वन, और एक मेरे पास कंपाउंड है दिस वन। अच्छा आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालो ना जल्दी से, आप में से कोई भी दोनों कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन निकालो बच्चा।
फर्स्ट कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेकंड कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर और एस में पूछा है, निकालिए तुरंत फास्ट। कॉपी पेन लेके बैठा करो ना, ऐसे सोना नहीं है, खाना भी बाद में खाया करो ना, पूरे दिन ही तो घर पे रहते हो आप लोग, नहीं कोई खाना खा रहा है अभी कुछ सो रहे हो। फर्स्ट कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन होगा देखो 1 2 3। हाँ सही है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट का। सर्वेश क्या पूछना चाह रहे हो सर, तीनों कायरल सेम कैसे है, मिडिल वाला कार्बन अलग है ना कंपाउंड में फर्स्ट वाले कार्बन से। अच्छा मैं आपके डाउट वगैरह देखा नहीं है ना, अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है बच्चा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आ चुका है। यहाँ पे देखो फर्स्ट जो कंपाउंड है इसमें इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, कार्बन की कम। जाएंगे 1 से 2 पे, कैसे जाना होता है, 1 से 2, 2 से जाना होता है 3, गए क्लॉकवाइज। बट रुको, हमारे पास जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो इस पे लाइन पे है, कौन सी पे, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल पे। तो हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना अभी, तो एंटी क्लॉकवाइज से क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है मेरे पास, एस। तो इसका क्या लिखूंगा मैं, उल्टा करके लिखूंगा आर, है ना। कि क्यों सर चेंज किया, क्योंकि जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है हमारा वर्टिकल लाइन पे नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे, फिशर आर एस नोमेनक्लेचर अपन वेज डेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिशर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिशर में तो अपन लेते हैं उसको वर्टिकल लाइन पे, किसको, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को। बस अगर वेज डेज में बात करना है तो मेरे को कहां पे भेजना है उसको, डेज पे। अब यहाँ पे इनको ओवरलैप नहीं करना है कि वेज डेज और फिशर को, फिशर के कुछ अलग रूल है, वेज डेज के अलग रूल है, ठीक है। तो फिशर ये समझ गए अपन। यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते थोड़ा फास्ट, 1 ये 2 ये 3, हम जा रहे हैं 1 से 2, 2 से 3, जा रहे हैं हम क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज तो जा रहे हो, तो क्लॉकवाइज तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आता है आर, बट यहाँ पे भी जो लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गया, तो क्या लिखूंगा एस। तो हम फाइनली आंसर कर सकते हैं क्या, जो मेरा फर्स्ट कंपाउंड है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है आर, और जो सेकंड कंपाउंड इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा एस, ठीक है। तो अगर हमारे पास किसी, जो फर्स्ट कंपाउंड इसका भी आपने 1 मोल लिया। अच्छा फर्स्ट कंपाउंड और सेकंड कंपाउंड की खास बात क्या है, इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, एनेंटियोमर बोलेंगे। एनेंटियोमर बोलेंगे क्योंकि मिरर इमेज है, समझ पा रहे क्या मिरर इमेज वगैरह का क्या मतलब होता है। इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ। देखो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या बेटा, यस, ये तो सेम ही रहता है, ये जस्ट रिवर्स हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज है, यस। ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था बोलो, एस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, आर, है ना। अब इन दोनों पेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, एनेंटियोमर पेयर बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, एनेंटियोमर पेयर बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन एक नया वर्ड की, रेसेमिक मिक्सचर। एक वर्ड आपने देखा होगा, अगर थ्योरी वगैरह पढ़ी आपने थोड़ी बहुत, तो एक वर्ड यूज करने यहाँ पे क्या, रेसेमिक मिक्सचर। और आज का लेक्चर अभी उसी पे बात करेंगे पूरा, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है। तो रेसेमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जहां पे किसी भी कंपाउंड का एनेंटियोमर पेयर होता है, क्योंकि एनाइंशोमर तो हमेशा पेयर की फॉर्म में रहेंगे ना, किसी एक कंपाउंड को आप नहीं बोल सकते कि एनाइंशोमर है। एनाइंशोमर को तो अपन पेयर बताएंगे कि मिरर इमेज, है ना। जैसे कि मैं अपना एक सामने मिरर रखा, तो मेरी एक मिरर इमेज उसमें बनेगी, है ना। तो मैं और मेरा मिरर इमेज, हम उसको क्या बोलेंगे, एक एनाइंशोमर पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो एनाइंशोमर हमेशा पेयर की फॉर्म में आते हैं, पहली बात। दूसरा, लेट सपोज हम अच्छा यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मान रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि हम लेट सपोज इसने कितना रोटेट किया, जो भी हमारा प्लेन है उसको 30 डिग्री या 35 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट किया इसने क्या किया, ये इसकी क्या टेंडेंसी, 30 डिग्री 35 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब ये इसी का तो सेम पेयर है, ये कार्बन और ये कार्बन परफेक्टली आइडेंटिकल ही है, मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे ये कंपाउंड की खास बात क्या है, 35 डिग्री से ही रोटेट करेगा, बट ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा बेटा, इसको एंटी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। ये क्या करेगा, इसको सिमिलर मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना रहेगा 35 डिग्री, बट ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपने क्या किया, इस कंपाउंड को लिया 1 मोल, इस कंपाउंड को भी कितना लिया 1 मोल, और इस कंपाउंड को भी कितना लिया 1 मोल। लेट सपोज आपने दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। आपने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने के बाद जो फाइनली आपके पास सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे बेटा, रेसेमिक मिक्सचर। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे आप, रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर की खास बात क्या है कि वहां पे इक्विमोलर होने चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, इक्विमोलर का मतलब समझ रहे हो क्या, कि उसका भी 1 मोल और इसका भी कितना है 1 मोल। लेट सपोज अगर इक्विमोलर नहीं होता तो क्या होता, समझा रहा हूं मैं इसको। एक वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं रेसमिक मिक्सचर में कि इक्विमोलर हमारे पास एनेंटियोमर पेयर होना चाहिए, है ना। अगर इक्विमोलर नहीं होता तो देखना यहाँ पे बच्चा इफेक्टिवली क्या होगा, आप खुद से भी आंसर कर सकते हो, मुझे लगता है। हमने क्या किया, कहाँ गए, हमारे पास ये जो एस वाला है और ये मेरे पास आर है, ये क्या करता है, -35 लिख देते इसको ना, इसको लिख देते +35। अब आपने क्या लिया इसका बेटा, इसका भी 1 मोल लिया, जरूरी नहीं है 1 ही लो, बट ले लिया, इसका भी 1 इसका भी 1 ले लिया। तो फाइनल या जो वो रहेगा ऑप्टिकल रोटेशन, वो कितना रहेगा 0। तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे इस केस में, रेसेमिक मिक्सचर। बट लेट सपोज आपने इसका कितना मोल लिया 1 और इसका मोल ले लिया आपने 2। अब यहाँ पे खुद से आंसर करो ना मेरे को, जो फाइनली ये रहेगा इसका ऑप्टिकल रोटेशन वो कितना रहेगा। आप खुद से सोचेंगे तो बेटर है, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा इसे ही, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है। इसका 1 मोल लिया एस वाले कॉन्फ़िगरेशन का, आर वाले का ले लिया आपने 2 मोल। तो आप खुद से कॉमन सेंस से सोचो ना कि फाइनली जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कितना पॉसिबल हो सकता है, क्या इस केस में भी 0 होगा क्या, यस और नो। और अगर 0 नहीं होगा तो क्या कितना होगा वो? हाँ, तो अधिकतर स्टूडेंट का आंसर करेक्ट है, 1 क्या होगा बेटा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 35 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका आंसर क्या होगा 35 डिग्री क्लॉकवाइज। इसको अपन मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे वैसे अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर, स्पेसिफिक रोटेशन की टर्म में। तो यहाँ पे हुआ क्या, आउट ऑफ जो 2 मोल थे इसके 1 मोल ने इसके 1 मोल को कैंसिल आउट कर दिया। जो भी आपने लाइट पास किया उससे सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन को दोनों को मिक्स कर दिया आपने, तो यहाँ पे इसके 1 मोल ने इसके 1 मोल को तो कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। अभी बट फाइनली फिर भी इसका 1 मोल रिमेनिंग है, इसका आर वाले का, और आर वाले की क्या टेंडेंसी कि आर वाला जो है 35 डिग्री को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे फाइनली कि फाइनल जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन रहेगा वो कितना रहेगा 35 डिग्री। तो हम इसको अब इस केस में क्या इनको रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे कि नहीं, तो रेसिमिक मिक्सचर में याद रहा क्या, पहली बात एनाइंशोमर पेयर होना चाहिए। एनाइंशोमर पेयर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो कैंसिल आउट कर रहे हैं कि एक आर है तो एक एस है, या दूसरा एक डी कॉन्फ़िगरेशन है तो एक एल कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। डी उसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो एल उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ठीक है। तो इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। पहली बात इक्विमोलर होना चाहिए वहां पे उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरी बात है ना। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, मिक्सचर एज अ होल ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है, तो मेरा आंसर होगा, बोलो रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि इनएक्टिव होता है। तो हमारा आंसर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, कैंसिल आउट कर दिया ना उसने। इसको रेसिमिक मिक्सचर नहीं बोलूंगा, इसको मैं रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पे नहीं बोलूंगा। टेक्स्ट सबसे वैसे इसको अपन कनेक्ट करते रहेंगे फ्यूचर में भी, बट यहीं पे समझ लो ना अभी जितना पॉसिबल है। हमारे पास जब आपने रेसिमिक मिक्सचर है, जनरली होता क्या है बच्चा, अब मैं इसका थोड़ा वो पार्ट एक्सप्लेन करता हूँ आपको। कौन सा, हमारा मतलब एक्चुअली एप्लीकेशन क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा है, तो आपने कई बार देखा होगा कि केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो, सभी का एक प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन होता है हमारी रियल लाइफ में। जैसे कि हमने ग्लूकोज बनाया, बनाया क्या मतलब हमने एक्सट्रैक्ट किया, है ना। एक्सट्रैक्ट कहीं से भी कर सकते हैं ना, शुगर कैन से, लेट सपोज मान लेते हैं कि शुगर कैन से हमने ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट किया। शुगर कैन में तो वैसे दोनों नहीं होते ना, इसमें तो हेल्दी होता है ना।
तो हमने जब नेचुरल सोर्स से ग्लूकोज मिला है मेरे को, है ना, तो वहां पे हमें क्या मिला, दो तरह के ग्लूकोज मिल गए, है ना, डी भी और साथ ही साथ एल भी, है ना। अब हमारे जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं ग्लूकोज का, वो डी फॉर्म अपन यूज करते हैं ना, डी ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पीते हैं आप लोग, है ना, कभी मैराथन वगैरह किया हो तो आपने। तो ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म अपन कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, बेसिकली डी फॉर्म। तो हमने जब नेचुरल सोर्स से उसको निकाला है ग्लूकोज को, तो वहां पे उसकी दोनों फॉर्म है, डी एज वेल एज एल। ठीक है, नेचुरल सोर्स कुछ भी ले लेते हैं, शुगर केन में तो शायद डी मिलता है अपने को, है ना। तो अब काम का तो हमारे पास डी वाला है ना, तो अब उसको सेपरेट कैसे करें। अब खास बात यहाँ पे क्या है, समझना, मैंने क्या बोला, डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, मीनिंग व्हाट, कि एक को आपने डी बोला है, दूसरे को एल बोला है, यानी कि वहां पे हम क्या बोलेंगे उसका, कहीं ना कहीं वो रेसिमिक मिक्सचर बना रहा है। वहां पे क्या बन रहा है, वो रेसिमिक मिक्सचर बना रहा है ना। या हम बोल सकते हैं डी और एल तो एक दूसरे के एनाइंशोमर पेयर है ना, जैसे कि आर और एस एनाइंशोमर पेयर है, उसी तरह से डी और एल को भी क्या बोलेंगे, एनाइंशोमर पेयर बोलेंगे। तो अब हम इनको सेपरेट कैसे करें। एक यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, अरे आप खुद से सोचो ना, यहाँ पे इनका देखो सब कुछ कनेक्टिविटी सेम है ना। जैसे कि अभी ऊपर वाले कंपाउंड में हमने देखा कि यहाँ पे क्या क्या ग्रुप कनेक्टेड थे इससे, ओ एच बी आर और सब ये जो भी है ना। तो यहाँ पे इनकी जो कनेक्टिविटी है वो सब कुछ क्या है, सेम है। इनकी जो कनेक्टिविटी अगर सेम है ना, और ओवरऑल अगर हम देखें इस कनेक्टिविटी के बेसिस पे, हमारे पास जो डी वाला कॉन्फ़िगरेशन है और जो एल वाला कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये वाली, इनकी प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज बेटा, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, आइडेंटिकल होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मान मतलब समझ लो जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, एक तरह की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर एक तरह की क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आपने नेचुरल सोर्स से ग्लूकोज को लिया, अब उसमें दोनों फॉर्म है, डी बी और एल बी। जनरली अपन क्या करते हैं, जैसे कि मान ले हमने सी वाटर लिया कंटेनर में, मेरे को नमक काम का है मेरे पास, है ना। तो मैं क्या किया, मैंने जस्ट उसको, फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफरेंट है नमक की और वाटर की। क्या डिफरेंस है दोनों का, बॉइलिंग पॉइंट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। वाटर तो बॉइल हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैंने क्या किया, कंटेनर में सी वाटर लिया और वहां पे मैंने जस्ट उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। हीट कर दिया तो वहां पे हम बोलेंगे कि जो भी हमारे पास वाटर का कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, उसकी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास प्योर क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया। तो बिकॉज देर वॉज अ डिफरेंस इन फिजिकल property, for example boiling point, there was a difference in a boiling point, so we easily separated both component। समझा क्या यहाँ पे, हमारे पास जो सी वाटर था वहां पे दो कंपोनेंट थे मेरे पास, H2O एज वेल एज NaCl। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, या हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट में, काफी डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, काफी डिफरेंस है। तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं बच्चा, सेपरेट कर सकते हैं। हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। उस मेथड को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नाम सुना है आपने, है ना, नाम तो सुना ही होगा। डिस्टिलेशन भी कई तरह के होते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपन सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत इसकी बात की है शायद से। तो यहाँ पे अगर बॉइलिंग फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली डिफरेंस होता है ना, तो हम उनको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल मान लो कलर, है ना। कलर से तो बेसिकली आप बहुत फास्ट वो सेपरेट कर सकते हो ना। जैसे कि कोई भी हमारे पास मेटल है, डिफरेंट कलर के होते हैं, तो मेटल को सिर्फ कलर है, जैसे कि गोल्ड है और सिल्वर है ना। कहीं पे माइन में अगर ऐसे मिला अपन ने, तो उसका कलर देख के अपन डायरेक्ट उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी में वहां पे भी क्या है, डिफरेंस है। बट हमारे पास जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, फाइनली चैप्टर इस पे आ जाते हैं, मतलब समझ गए आप, कि हमारे पास अगर डी और एल पेयर है, तो वहां पे आपको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। तो जो नॉर्मल हमारे पास मेथड्स हैं सेपरेशन के, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते। नॉर्मल जो भी मेथड हैं हमारे पास सेपरेशन के, तो वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। तो यहाँ पे एक स्पेशल कुछ मेथड यूज करते हैं, है ना। और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। ठीक है, अब जनरली करते क्या है, अब इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे, मैक्सिमम पार्ट इसका रिएक्शंस में कंप्लीट होगा, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तो फोकस करो ना।
अब यहाँ पे हम सेपरेट कैसे करेंगे, जैसे कि आप सभी को पता है ये वाली बात क्या, कि हमारे पास जो एसिड होता है और अल्कोहल है, अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं बच्चा, ईस्टर एंड वाटर। पता है ईस्टरिफिकेशन सभी को पता होगा, है तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, कि नहीं सर मैं तो नहीं पढ़ा। इसको क्या बोलते हैं, ईस्टरिफिकेशन। अगर एसिड और अल्कोहल के आप आपस में रिएक्शन कराओगे तो इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और वाई से वर्षा भी होता है। ईस्टर में अगर आपने पानी मिला दिया, ईस्टर में आपने क्या किया, एक सेकंड, इसको तो बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, और इसको बोलते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसका कर रहे हैं बेटा, अगर ईस्टर में क्या किया आपने, पानी अगर मिला दिया तो वापस से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसिड का और अल्कोहल का। ठीक है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन को तो बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन, और रिवर्स वाले को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। दोनों में ये पॉसिबल हो सकती है ना। तो इसी के बेसिस पे मैं जो भी हमने ऑप्टिकल रिजोल्यूशन की बात करेंगे वो इसी पूरी रिएक्शन पे फोकस करना है आपको पूरे लेक्चर में भी। ठीक है, इसको सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सेकंड वाला जो रिएक्शन है वो सिर्फ अपन याद रख लेंगे सीधा सा। जैसे कि हमारे पास क्या है बच्चा, एसिड है। पहले तो मैं नॉर्मल रिएक्शन बता देता हूँ आपको। मेरे पास ये हमने क्या लिया, एसिड लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, CH3CO, होता क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, हाँ ये इधर कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, CH3COO, और ये C2H5 से कनेक्ट हो जाता है, और साथ में क्या निकल जाता है यहाँ पे, पानी। समझा क्या, ईस्टर है ना। इसको ढंग से अगर लिखूं तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, C2H5OH। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिब्रेशन हो जाता है इस तरह से कुछ पानी का। ठीक है, अब जैसे पानी निकला यहाँ से, तो यहाँ पे देखो क्या क्या बन रहा है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन से क्या इस कार्बन से क्या कनेक्ट हो गया बच्चा, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन। समझा क्या, तो ये O और ये क्या, C2H5, तो क्या बन गया, ईस्टर है। ईस्टर बोलते हैं इसको, IUPAC नोमेनक्लेचर में पढ़ा है अपन इसको। तो हमारे पास क्या बन गया, ईस्टर, एंड साथ में ये तो क्या लिबरेट हो गया यहाँ पे H2। तो ये तो जनरल एक हमने क्या लिया है, रिएक्शन लिया है। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम, हम इस रिएक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं फिलहाल, मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है क्या, कि मेरे को रेसिमिक अगर मिक्सचर है तो उसको सेपरेट कैसे करें। ठीक है, जैसे कि आपने कहीं से ये एसिड लिया, कोई नेचुरल हमारे पास सोर्स है, जैसे कि नेचुरल एसिटिक एसिड क्या होता है, विनेगर उसको बोलते हैं ना, है ना। तो हमारे पास कोई नेचुरल सोर्स है, वहां पे जो हमारे पास एसिड मिला है उसकी दो फॉर्म मिल गई बेटा आपको, एक तो डी वाली और एक क्या मिल गई, एल वाली। ठीक है, एक तो क्या मिली, डी फॉर्म, और एक क्या मिली, एल फॉर्म। अब आपने क्या किया, इस डी और एल फॉर्म में उसको रिएक्ट करा दिया, कौन से अल्कोहल से, हमारे पास जो एसिड है वहां पे उसकी कौन कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म और एल फॉर्म। मेरे को इसको क्या करना है बच्चा, सेपरेट करना है, डी फॉर्म को एल फॉर्म से सेपरेट करना है। तो देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा एक रिएक्शन लिखेंगे अपन, रिएक्शन पे भी ध्यान नहीं दो, बट डी और एल पे काम कर लेना है आपको। अब आपने क्या किया, इस मिक्सचर में एल्कोहल मिलाया, क्योंकि एसिड तो एल्कोहल से रिएक्ट कर रहा है ना, तो ईस्टर बन रहा है। तो आपने क्या किया, एल्कोहल मिलाया, बट एल्कोहल की खास बात क्या है, कि आपने कोई भी पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन का एल्कोहल ले लिया, जैसे कि लेट सपोज आपने कॉन्फ़िगरेशन लिया एल्कोहल का, डी एल्कोहल। आपने क्या किया, इस कंटेनर में आपने क्या किया, डी एल्कोहल मिक्स कर दिया, है ना। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ रही है हमें, कि जो एसिड है वो अल्कोहल से रिएक्ट करके ईस्टर बना रहा है, यस। अब यहाँ पे देखो ना,
हमारे पास जो मिक्सचर है, जो हमने नेचुरल सोर्स से मिक्सचर लाया है, उसमें तो डी और एल दोनों फॉर्म है ना। अब खास बात क्या है, यहां पे जो एसिड है, मैं इसको पहले ऐसे लिख देता हूं, एसिड प्लस एल्कोहल क्या बनाते हैं बच्चा, है हमेशा ईस्टर, और यहाँ पे क्या बनेगा, पानी। अब यहाँ पे देखो, इस एसिड का मिक्सचर है ना मेरे पास, तो लेट सपोज इस एसिड का जो डी फॉर्म है, और एक बार मेरे पास क्या फॉर्म है बेटा, एल फॉर्म है। इसको इसी कलर में लिखता हूं ना मैं, अच्छा लगेगा आपको। मेरे पास एसिड की क्या क्या फॉर्म थी, डी फॉर्म थी, एल फॉर्म थी। अब जैसे आपने एल्कोहल मिलाया, अब एल्कोहल का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन वाला एल्कोहल मिलाया आपने, ये फिक्स है। इसको हो सकता है तो डी मिलाया, हो सकता है एल भी मिलाया हो, बट आपने किसी पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन का इसमें एल्कोहल मिक्स किया है, तो यहाँ पे मैंने मिक्स किया है इसको डी एल्कोहल। अब खास बात क्या है, ये एसिड एल्कोहल से तो रिएक्ट करेगा, ये जो है एसिड एल्कोहल से तो रिएक्ट करेगा, तो इसका जो डी फॉर्म है, इसकी भी जो डी फॉर्म से रिएक्ट करेगा, तो हमारा जो ईस्टर बनेगा वो इस तरह का कुछ दिखेगा अपने को, डी डी। बट यहाँ पे एसिड का एल फॉर्म इसकी डी फॉर्म से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एल डी, है ना। अब यहाँ पे मेरे को बता, ये जो आपके पास मिक्सचर था इनिशियली एसिड का, उसमें दो फॉर्म थी, डी फॉर्म, एल फॉर्म, है ना। उसको हमने पर्टिकुलर कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए अल्कोहल की, या तो डी भी चलेगी या एल भी चलेगी, बट दोनों को एक साथ नहीं पुट करना है, मतलब अल्कोहल को, समझा क्या, अल्कोहल की कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन को पुट किया है, तो जैसे कि मैंने इस वाले केस में डी अल्कोहल यूज किया, तो हमारे पास ईस्टर बनेंगे। एसिड रिएक्ट कर रहा है ऑब्वियसली अल्कोहल से, तो ईस्टर दो तरह के बनेंगे, एक तो डीडी अल्कोहल, एक तो डीडी ईस्टर, और एक एलडी एस्टर। आप में से कोई भी ओरली आंसर करो ना, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं इस वाला ईस्टर। अच्छा, सारा खत्म हो चुका है अभी, ये सारा खत्म हो चुका है, ये सारा खत्म हो चुका है, अभी मेरे पास फाइनली ईस्टर बचा है। अब मेरे पास बच्चा ईस्टर है, एक तो है ईस्टर ये वाला, और एक ईस्टर है मेरे पास ये वाला। तो यहाँ पे मेरे को इतना सा आंसर कीजिए क्या, कि ये वाला ईस्टर और इस वाले ईस्टर में क्या रिलेशन है, क्या ये आइडेंटिकल है, क्या एनाइंशोमर है, क्या डायस्टीरियोमर है, कि सर कुछ बोल नहीं सकते, क्या यहाँ पे इन दोनों में रिलेशन है। रिएक्शन लर्न बेटा, धीरे धीरे, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, इसीलिए तो इस रिएक्शन को लिया है, एस्टरिफिकेशन। तो वरुण का आंसर करेक्ट है, धनश्री का आंसर करेक्ट है। सर स्क्रीन नहीं दिखती है सर, फिर मीजो कंपाउंड और ऐसे में मिक्सचर में कर, मीजो तो बेटा एक सिंगल कंपाउंड है। मीजो तो एक सिंगल कंपाउंड को आप मीजो कंपाउंड बोल सकते हो, बट रेसेमिक मिक्सचर में तो दो एंटिटी होगी मिसबा, एक जैसे कि यहाँ पे हमने एसिड एसिड लिया है, तो एक डी फॉर्म है और एक एल फॉर्म है, दो दो अलग कंपाउंड को मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर बनता है, उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। मीजो कंपाउंड तो एक सिंगल कंपाउंड की अपन बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट किया है कि ये वाला जो सर ईस्टर है और ये वाला जो ईस्टर है, एक दूसरे में क्या है, डायस्टीरियोमर, है ना। किसी को पुरानी एक बात याद आ रही होगी आप में से, क्या डी का बना, दोनों डी है, एक मेरे पास का कंपाउंड है पी, एक कंपाउंड है मेरे पास क्यू, डी डी का अगर एल एल बन गया, तो मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों को एनाइंशोमर। यहाँ पे एल एल है, ये डी डी बन गया, तो इसको भी बोलेंगे एनाइंशोमर। डी डी है, डी एल बन गया, एल एल है, डी एल बन गया। अब इनके अलावा जो, इनके अलावा क्या, सॉरी, ये भी कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ, डी एल है, एल डी हो गया, एल डी है, डी एल हो गया, मतलब एक ही कंपाउंड में है। समझ पा रहे क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है, तो यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो डी फॉर्म कैसे हो सकती है, ऐसी दोनों OH राइट साइड में, तो ये वाला में कार्बन मेरे पास डी वाला है और ये भी डी है। समझा क्या, डी डी का क्या मतलब बोल रहा हूँ, तो मान लो हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा है पी, और एक कंपाउंड मेरे पास ऐसा क्यू, तो दोनों के दोनों डी डी है, और एक हमारे पास कंपाउंड ऐसा है क्यू, जहां पे दोनों के दोनों एल फॉर्म में, ये वाला, है ना, तो ये दोनों की दोनों क्या फॉर्म होगी इसकी, एल। तो ये वाला जो कंपाउंड है हमारे पास पी, और ये वाला भी मेरे पास जो कंपाउंड है क्यू, इसमें क्या रिलेशन बोलेंगे हम, ये एक दूसरे के एनाइंशोमर पेयर है ना। खास बात क्या है, इनको भी हम एनाइंशोमर पेयर बोलेंगे। समझा क्या, इस वाले को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं थोड़ा सा फास्ट। खैर अपन थोड़ा अभी ये पढ़ चुके हैं, बट पता नहीं क्यों देख रहे हैं इसको। ये हमारे पास OH इधर है और OH इधर है,
ये वाले कंपाउंड को बनाया बेटा मैंने इस बार, इसमें ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो, डी, और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो, एल। अब इसका इसका वो बना दो मिरर इमेज, अब मिरर इमेज ही बना रहा हूँ इसको इसमें, यहाँ पे ढंग से लिख देता ना इसको, अभी लिखा है तो फिर क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, डी एल, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एल डी। इनको भी मैं क्या बोलूंगा, एक दूसरे के एनाइंसोमर पेयर। जैसे कि ये है डी और ये है क्या, एल। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं अपन। अब इसका मिरर इमेज बनाओ। मिरर इमेज कैसा बनेगा बच्चा, ये ओ एच इधर आ गया, ये एच उधर चलेगा, ये एच इधर आ गया और ये ओ एच उधर चलेगा, है ना। बाकी मेरे को कुछ मतलब है नहीं। यहाँ पे देखना अभी, ये वाला डी कॉन्फ़िगरेशन है ना, ओ एच इधर से, और ये एल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे देख, ये एल और ये क्या हो गया, डी। तो एक दूसरे में अगर हम इस तरह शॉर्ट में लिख सकते हैं ना, ये डीएल है और ये क्या हो गया, एल डी। यानी कि अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो हम क्या बोलेंगे, ये और ये आपस में किस तरह का पेयर रखते हैं, एनाइंसोमर। या दोनों डी है दोनों एल हो गए तो एनाइंसोमर पेयर, दोनों एल है दोनों डी हो गए तो एनाइंसोमर पेयर। एक और कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी इसकी, समझ पा रहे क्या। अब इनके अलावा जो भी कंडीशन आ गई ना, वो सारी की सारी डायस्टीरियोमर होगी इन चार के अलावा। जैसे कि दोनों डी हैं बट एक एल है और एक डी है, तो इनको क्या बोलेंगे एक दूसरे में, डायस्टीरियोमर। इनको क्या बोलेंगे अपन, डाया स्टीरियो। ठीक है, तो यहाँ पे यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ गया, दिस वन। ये मेरे पास जो ईस्टर बना है, दिस वन, और ये जो मेरे पास ईस्टर है, इसमें किस तरह का रिलेशन है। तो आपने आंसर किया कुछ बच्चों ने कि सर ये डायस्टीरियोमर है, और जैसे ही वर्ड यूज किया हमने डायस्टीरियोमर, तो डायस्टीरियोमर में प्रॉपर्टीज में काफी ज्यादा वेरिएशन होता है। ठीक है, तो एसिड में तो हमारे पास था डीएल पेयर, डीएल पेयर था, रेसमिक मिक्सचर था, एनाइंसोमर थे दोनों के दोनों, तो एनाइंसोमर की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है तो उनको आप इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो एसिड था मेरे पास डी और एल फॉर्म, उसको मैं इजीली सेपरेट नहीं कर पा रहा था, बट मैंने ईस्टर बना लिया उसका भी, ईस्टर बना लिया। अब ईस्टर में क्या है, जो डी डी है और एल एल जो है, एल डी है, ये अपने आप में किस तरह का पेयर रखते हैं बेटा, डायस्टीरियोमर पेयर। तो अब यहाँ पे खुद से सोचो, ये डायस्टीरियोमर को तो हम इजीली सेपरेट कर पाएंगे, एनाइंसोमर को नहीं कर पाते। बट डायस्टीरियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, ये लिखा है आपको थ्योरी में, पढ़ा करो। डायस्टीरियोमर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनमें क्या है, डिफरेंस होता है। तो आपने क्या किया, ये वाला जो ईस्टर है और ये वाला ईस्टर है, फाइनली आप इनको थोड़ा सा भी अगर हीट वीट किया तो इनको इजीली आप सेपरेट कर सकते हो। तो हमारे पास अभी दो तरह के ईस्टर मिल चुके हैं मेरे को, है ना, दो तरह के ईस्टर मिल चुके हैं। कौन कौन से, डी डी और एक एल डी। तो मैंने बहुत शॉर्ट में मैं समराइज कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। आपने ये मिक्सर लिया था इसका, डीएल का, इसको आप इस बार मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एल। आपने अल्कोहल मिलाया एल वाला, तो यहाँ पे जो ईस्टर बनेंगे वो बनेगा कुछ इस तरह से, डीएल और एक बना एल एल। ठीक है, तो जैसे ये दो हमारे पास ईस्टर बने हैं, दिस वन और ये दिस वन, ये अपने आप में किस तरह का रिलेशन रखते हैं बेटा, डायस्टीरियोमर। अगर डायस्टीरियोमर है तो दे कैन बी इजीली सेपरेटेड। आप इनको क्या कर सकते हो, इजीली सेपरेटेड कर सकते हैं। बिकॉज बिकॉज क्यों, क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। बिकॉज फिजिकल जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है उनमें क्या होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो आपने क्या किया, जैसे ही डायस्टीरियोमर बने हैं तो आपने इनको सेपरेट कर दिया। डी डी डीएल एक अलग हो गया और एल एल अलग हो गया। एक तो आपने ईस्टर मिल गया अभी डीएल वाला, और एक ईस्टर मिल गया आपको भी, ये अलग अलग कंटेनर में आ गए भी, समझा गया आप, एल एल वाला। तो आपने दो ईस्टर बना के उनको सेपरेट कर लिया है। बट हमारा टारगेट क्या था, मैंने जब नेचुरल सोर्स से जब लाया था एसिड, तो मेरा तो टारगेट ये था ना कि मेरे को तो उसकी डी फॉर्म काम की है एसिड की, है ना। तो क्योंकि बट डी, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि डी को मैं एल से सेपरेट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने क्या किया, उसमें अल्कोहल मिला दिया कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का, तो ईस्टर बने। अब दोनों ईस्टर को मैंने सेपरेट कर लिया, है ना। तो फर्स्ट मेथड में तो मैंने अल्कोहल मिलाया, ईस्टर बनाया, ईस्टर को दोनों को सेपरेट कर लिया। दूसरे कंटेनर में मैंने दो अलग अलग ईस्टर लिख लिए। अब जो भी मेरे पास काम का है ना बेटा, उस ईस्टर में मैं सिर्फ क्या करूंगा, थोड़ा सा एसिड मिला के उसमें वापस से पानी मिला देते हैं, सिर्फ इतना सा काम करना होता है मेरे को। इस ईस्टर में क्या करूंगा, मैं पानी मिला दूंगा, और जैसे ही इसमें पानी मिलाएंगे अपन, एक सेकेंड, जैसे आपने क्या किया इसमें,
वाटर ऐड करोगे तो ये वापस से किसका फॉर्मेशन करेगा बालक? एसिड का और अल्कोहल का। ये मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ईस्टरिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना, दोनों डायरेक्शन में जा रही थी ना। एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो ईस्टर बनेगा। ईस्टर में अगर पानी मिला देंगे तो हाइड्रोलिसिस बोलेंगे, तो वापस से क्या बन जाएगा? एसिड और अल्कोहल। तो आपने सबसे पहले ईस्टर बना दिया डीएल। अब इसमें सिर्फ क्या किया? नॉर्मल पानी पुट किया आपने। अब जैसे पानी पुट किया तो यहाँ पे दोनों सेपरेट हो जाएंगे वापस से, क्या? डी, और ये क्या बन गया? एल। और मेरे पास काम की क्या थी? एक सेकेंड, मेरे को सेपरेट करना था ना डी वाले एसिड को, तो वो सेपरेट हो चुका है। मेरे पास एक काम का नहीं है, तो इसमें पानी वानी नहीं मिलाएंगे। या इसको भी सेपरेट करना है तो यहाँ पे भी मैं पानी मिला दूंगा इसमें थोड़ा सा। जैसे पानी मिलाएंगे तो मेरे पास यहाँ पे एसिड की कौन सी फॉर्म मिलेगी बेटा? एल फॉर्म। एल्कोहल तो मेरे को वापस से मिल गया, इससे काम है नहीं मेरे को। तो यहाँ पे देखो ना, ये वाला जो एसिड और ये वाला जो एसिड है, आपने उसको क्या कर लिया है? सेपरेट कर लिया। ठीक है। और इसी पर्टिकुलर पूरे मेथड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इसका ऑप्टिकल रेजोल्यूशन। ठीक है, ये समझ में आया पहले तो? वो क्वेश्चन वगैरह तो क्वेश्चन बेटा यही पूछते हैं आपसे। क्वेश्चन अभी कैसे एक्सप्लेन करूं मैं? पहले इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में? फिर अपन आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। नहीं है किसी को डाउट? ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है किसी को, वेरी गुड। कहाँ गया है? हाँ, ये रहा। ठीक है, तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और, है ना? अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे रिएक्शन देख के अपने को घबराना नहीं है ना? यहाँ पे देखो, अभी बड़े बड़े से कुछ स्ट्रक्चर लिखे होंगे। सिर्फ काम की बात वो है जो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो, हमारे पास डीएल था, तो आपने इसमें कोई भी एक ऑप्टिकल रिएजेंट को मिला दिया। ठीक है, तो आपके पास देखो ये डी डैश और एल और डी डैश मिक्सर बन गया। मिक्सर को क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर का फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल है। तो आपने ये वाला जो डी 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 डैश था और एल डी डैश था, उनको सेपरेट कर लिया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो वापस से मिल गया। ठीक है ना? अब आपको ये पूछ लेगा वो बच्चा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे? अब इसमें क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे, जैसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, आपके पास रिएक्शन गिवन है। रिएक्शन में आपके पास ये गिवन है कि आपके पास दो तरह के एसिड दे दिए उसने रिएक्शन में। ये इसकी डी फॉर्म है और ये इसकी क्या है? एल फॉर्म है। अब उसने बोला है कि इस जब एसिड के मिक्सचर में आपने डी डैश तरह का अल्कोहल मिलाया है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो डायस्टीरियोमर है उसमें कौन सा मतलब डायस्टीरियोमर वो होगा। यहाँ पे समझा क्या? डी और डी डैश का मतलब क्या है? जैसे इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगी यहाँ पे मेरे को? डी। और इस वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है मेरे पास? डी डैश। यहाँ पे इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एल। और इसकी क्या है? डी डैश, है ना? उतना यहाँ पे अभी इस पे ध्यान नहीं देना है, मैं जितना एक्सप्लेन किया उस पर समझो। तो आपसे रिएक्शन में ये पूछ लेगा ना, ये डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, तो आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से डायस्टीरियोमर हैं। ठीक है, और इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट आप देख सकते हैं, फिर थोड़ा उसको एलेबरेट कर सकता है, मतलब, है ना? बड़ा सा कुछ डायग्राम दे देगा आपको, जैसे कि यहाँ पे बेंजीन वगैरह लगा रखा है ना? उसमें कुछ ज्यादा सेंस है नहीं अभी। तो फर्स्ट मेथड तो कौन सा था हमारे पास, कि आपको दो एसिड को सेपरेट करना है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे हो सकता है आपके, सेकंड यहाँ पे मेथड है ईस्ट्रिफिकेशन के अलावा, कि आप सोल्ट फॉर्मेशन करके भी दो मतलब रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये एक एसिड है और ये भी मेरे पास क्या है बच्चा? एसिड है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एस। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक तरह का रेसमिक मिक्सचर है। अब इस दोनों को तो आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? एनाइजोमर है। दोनों के दोनों क्या है? एनाइजोमर है। तो आपने क्या किया, जो भी हमारा एसिड है उसकी रिएक्शन करा दी किससे? NH2 से। अब जैसे NH2 से रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे देखो, ये तो H दिया और इसने H ले लिया, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा इसका? माइनस। और यहाँ पे चले गया H प्लस, तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो अभी भी क्या रही? S। और ये कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहा? अभी भी R रहा। ठीक है। तो एक तो मेरे पास कंपाउंड बन गया SR।
हो सकता है ना ये वाला जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन था आर, वो इस वाले से रिएक्ट करे इस बार आर से, है ना। तो अगर ये आर से रिएक्ट कर रहा है ये आर, तो ये क्या बनेगा आर आर, समझ पा रहेगा, ये भी आर और ये भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आर। तो पहले तो हमारे पास ये जो वो था एसिड, कौन सा एसिड बच्चा शुरू वाला, दिस वन। यहाँ पे दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, डिफरेंट थी, तो इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन का वो ले लिया आपने, क्या ले लिया, ये बेस ले लिया। तो ये तो क्या होगा, इससे भी रिएक्ट करेगा और इससे भी रिएक्ट करेगा। अगर इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा एस आर, और इस वाले अगर एसिड से रिएक्ट किया है उसने तो क्या बनेगा ये आर आर, इससे क्या रिएक्ट किया तो क्या बनेगा आर आर। अब जैसे ही ये हमारे पास दो कंपाउंड बने तो ये एक दूसरे में क्या है डायस्टीरियोमर है, तो इनको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो आपने दोनों को क्या किया, इस वाले कंपाउंड को इस कंपाउंड से सेपरेट कर लिया। अब लास्ट में क्या करना है, वापस से इसका क्या करते हैं H2O जैसे ऐड करेंगे, फिर वापस से दोनों की दोनों फॉर्म क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो आप हो सकता है ईस्ट्रिफिकेशन कर लो, जैसे आपने ऐड किया वाटर, तो यहाँ पे ये वाले वापस से दोनों फॉर्म सेपरेट हो जाएगी। तो आप ईस्ट्रिफिकेशन से भी उनको सेपरेट कर सकते हो, या आप सोल्ट फॉर्म करके भी इन दोनों को रेसमिक मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक, तो आपसे थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से, या बेसिकली रिएक्शन यहाँ पे आपको गिवन रहेगी इस तरह से। ठीक है, अभी मैं आपके सिर्फ डाउट ले रहा हूँ पूरे लेक्चर में, जो भी कोई डाउट है। अल्कोहल बेटा अभी यहाँ पे देखना अलग से, हमें जब इन दोनों को सेपरेट करना है ना बालक, तो हमें एक इस तरह का कंपोनेंट यहाँ पे लेना है जो खुद से ऑप्टिकली मतलब एक्टिव होना चाहिए वो। जैसे कि इस वाले केस में हमने ये वाला एक अमाइन लिया, तो ये अमाइन ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। या इस वाले केस में जब हम ईस्टर वाले से जा रहे थे, कहाँ गया, जब ईस्टर से हम जा रहे थे, तो मैंने ये जो अल्कोहल लिया है, अल्कोहल ये भी अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। बोलो क्यों, आप में से एक्सप्लेन करो ना कोई भी। मैं क्या बोल रहा हूं, जब पहले वाले केस में जब एसिड को सेपरेट करना था तो मैंने अल्कोहल यूज किया, सेकंड वाले केस में मैंने एसिड को सेपरेट करना था तो एक बेस यूज कर लिया अमाइन वाला। बट फर्स्ट वाले केस में अगर अल्कोहल यूज किया था तो वो अल्कोहल ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, या जब हमने अमाइन यूज किया है तो वो भी अपने आप में ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, क्यों, खुद से बताओ अभी आंसर। ये किसी आप में से स्टूडेंट ने पूछा है, कोई एक्सप्लेन करेगा। तो क्या समझे फिर इतनी देर में बच्चे आप लोग। नहीं समझे कॉन्सेप्ट फिर तो क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास जब एसिड था तो जब उसका एस्ट्रिफिकेशन से हमने सेपरेट किया, वो जो इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने दिखाया, ठीक है, तो वहां पे आपने अल्कोहल यूज किया था ना, एसिड और अल्कोहल। या अगर हम सोल्ट बना के भी सेपरेट कर सकते हैं, तो जो हमने सोल्ट यूज किया है, तो अल्कोहल वाले केस में अल्कोहल ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, या सोल्ट अगर लिया है तो वहां पे सोल्ट ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वापस से उसी पेज पे चलते हैं पर मैं बेटा इस पूरी रिएक्शन को एक बार लिख दूं क्या, पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ना। देखो हमारे पास सेम एक्सप्लेन करेंगे, वैसे कुछ नया कुछ नहीं। हमारे पास जो एसिड है बेटा वो है कुछ डी और एल वाला, है ना। अब हम इनको क्या है सेपरेट नहीं कर पा रहे, तो हमने जो अल्कोहल यूज किया है ना, एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं बच्चा, ईस्टर एंड वाटर। क्या बनाते हैं ये हैंग हो गया है थोड़ा सा, ईस्टर एंड क्या बनेगा यहाँ पे वाटर। अभी एक बात तो समझ में आ रही है ना आपको, मैं कोई एग्जांपल ही ले लेता हूँ ना, इससे बेटर है। क्या क्या ले लो यहाँ पे, कुछ भी ले लो अभी।
C2H5 OH नहीं लेंगे अभी यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे देखो, ये तो है फर्स्ट मेरे पास ये एसिड, ये तो मेरे पास क्या है बच्चा, एसिड है, दिख रहा है। और ये मेरे पास क्या है अल्कोहल है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो तरह के एसिड है ना। अब दो तरह के एसिड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो ये एसिड है, पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब यहाँ पे होगा क्या, ये इस तरह से कुछ ये H2O बाहर निकल गया है ना। अब जब H2O बाहर निकल गया ना, तो H2O को छोड़, यहाँ पे फाइनल जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, उस फाइनल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बच्चा अभी। कौन है ये? हाँ देखना यहाँ पे, तो हमारे पास जब ये वाला एक ईस्टर है, सॉरी ये वाला एसिड है इनिशियली फर्स्ट, है ना। और ये मेरे पास क्या है बेटा, अल्कोहल है। जब आपस में रिएक्ट करें तो ये तो H2 यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ये वाला जो कार्बन है ना, इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ये वाला देख कार्बन इस ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गया। अब इस कार्बन के इस साइड पे फोकस करना अभी। इस साइड में एक कार्बन था ना मेरा, तो ये वाला कार्बन एज इट इज अपनी जगह पे रहा, और इस वाली जगह में ये वाला एक कार्बन है मेरे पास, वो अपनी जगह पे रहा। अब इसका कुछ भी अपन कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। लेट सपोज इस वाले का क्या कॉन्फ़िगरेशन है अभी, आर है, और इस वाले अल्कोहल का भी क्या है हमारे पास, आर है। तो हमारे पास ये जो फाइनल ईस्टर बना ना, उसमें ये भी आर रहा और ये भी क्या रहा, आर रहा, है ना। समझना भी यहाँ पे फाइनली। अब आपने क्या किया, देखना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बस। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह निकाल लेंगे अपन, उससे कोई मतलब है नहीं मेरे को, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझाना है फिलहाल। ये वाला जो मैंने बेटा एसिड लिया है, ये भी है तो एसिड ही, खास बात क्या है इसकी, ये भी हमारे पास क्या है, एसिड ही है। बट ये वाला जो कार्बन है ना, इसमें ये अलग फॉर्म है। तो मान लीजिए अपन ने आर कंसिडर किया है, तो ये अपने आप में एस होगा, है ना। यहाँ पे डिफरेंस है ना, समझ पा रहे क्या। ये ईटी यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ईटी ऊपर है। तो मेरा आर अगर एसिड है, तो ये हमारा कौन सा एसिड है, एस। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो मैंने वापस एल्कोहल लिया है दिस वन, यहाँ पे भी हमने कौन सा एल्कोहल लिया था, आर। और यहाँ पे भी हमने, जब कंपाउंड में अपन मिक्स कर रहे हैं ना, जो हमने एसिड को लिया है नेचुरल सोर्स से, उसमें सिमिलर सिर्फ एक तरह का एल्कोहल मिलाते हैं, कोई भी, मतलब या तो आर मिला दिया, एस मिला दिया, डी या एल कुछ भी बोल दो, बट पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन का हमने अल्कोहल मिलाया। तो यहाँ पे भी ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल, बट ये इसके किस फॉर्म से रिएक्ट कर रहा है इस बार, एस वाली फॉर्म से। पिछली बार इसने आर वाली फॉर्म ने किससे रिएक्ट किया था बच्चा, आर फॉर्म से। तो हमारे पास जो ईस्टर बना था, वो कौन सा ईस्टर बना था, तो हमने उसको बोला आर आर। बट इस वाले केस में देखो, इसमें एस वाली फॉर्म किससे रिएक्ट कर रही है, आर वाली फॉर्म से। तो हमारे पास जो ईस्टर बनेगा, उस ईस्टर को भी पहले बना ही देते हैं अपन। तो यहाँ पे ये इस तरह से पानी बाहर निकल गया, और जैसे पानी बाहर निकल गया, यहाँ पे देखो क्या क्या स्ट्रक्चर बचेगा रिमेनिंग, ई टी CH3H C डबल बॉन्ड O O एमी मिथाइल और ईटी इथाइल, है ना। इसमें तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए किसी। यहाँ पे देखो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, यहाँ पे एस, और इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, आर। तो हमारे पास ईस्टर तो बन गया। इसको तो क्या बोलेंगे बच्चा, ईस्टर बोलेंगे इसको ना। इसको, इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, ईस्टर बोलते हो। यहाँ पे भी फंक्शनल ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, ईस्टर बोलते हैं। बट यहाँ पे कौन सा ईस्टर है, ध्यान से देखो, यहाँ पे ईस्टर है मेरे पास आर आर वाला, और ये वाला जो ईस्टर है मेरे पास क्या है, एस आर वाला। तो यहाँ पे देखो ना, ये आर आर और ये है एस आर। क्या ये एक दूसरे के एनाइंशोमर पेयर है क्या, एक दूसरे के, नहीं। इनमें किस तरह का रिलेशन है बेटा, डाया स्टीरियोमर। इनमें एक दूसरे में किस तरह का रिलेशन है, डाया स्टीरियोमर।
और क्योंकि डायस्टेरियोमर है तो हम इस वाले ईस्टर को इस वाले ईस्टर से इजीली सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर आप अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करवाते, अगर आपने अल्कोहल से रिएक्शन इसकी नहीं किया है, तो हमारे पास इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन क्या था दोनों का? मतलब हमारे पास जो एसिड था उसमें क्या था, एक आर था और एक एस था, दोनों को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे। तो हमने एल्कोहल को, जो एल्कोहल यूज किया है वो ऑप्टिकली, मेरा क्वेश्चन ये था, इसको दोबारा एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया कि मैंने जो एल्कोहल यूज किया है इस वाले केस में, वो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? तो उसका रीजन आप समझा क्या अभी, कि एल्कोहल ही तो हमारे पास डायस्टीरियोमर पेयर का फॉर्मेशन करेगा इसमें। और अगर एल्कोहल मान ले ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर आपके पास जो एल्कोहल है वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन बनेगी। अब वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट देखो अभी जो भी है। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन ले लिया डी और ये ले लिया आर। अब हमारे पास एल्कोहल जो है बेटा वो ऑप्टिकल एक्टिव है ही नहीं, तो यहाँ पे ना तो डी लिखूंगा मैं ना एल लिखूंगा। तो यहाँ पे जो ईस्टर बनेगा ना, अब यहाँ पे खास बात क्या है, वो वापस ईस्टर कैसा बनेगा, डी और एल। क्योंकि जो अल्कोहल है वो तो अपने आप में क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये तो अपने आप में क्या है, इस केस में अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो बोलो जो ईस्टर बनेगा उसका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन भी क्या रहेगा, डी ही रहेगा या एल रहेगा, या तो डी रहेगा या वो एल ही रहेगा। तो क्या आप इस ईस्टर को सेपरेट कर सकते हो? नहीं, इन दोनों को वापस से क्या बोलेंगे अपन, एनेंटियोमर पेयर। पहले भी क्या था, एनेंटियोमर पेयर था। तो क्या आपने इन दोनों को सेपरेट कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये एक रीजन है कि हमने जो सेपरेट करना है तो हमने ईस्टरिफिकेशन में तो यूज करते हैं अपन अल्कोहल, सोल्ट फॉर्मेशन में अपन क्या यूज कर लेते हैं, कोई भी हमारे पास बेस है, तो वो बेस या हमारे पास जो आपने अल्कोहल यूज किया है वो अपने आप में ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होना चाहिए, तो उसका रीजन अभी समझ में आया? सर आपकी आवाज कट रही है सर। इसमें अभी मैं आपके डाउट देख लेता हूँ सर। इसमें भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन की सिमेट्री पर डिपेंड होता है क्या ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव? सर इसमें भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन इफ सिमेट्री पर डिपेंड होता है। बेटा ऑप्टिकल एक्टिव का तो क्या मतलब होता है कि हमारे पास डिफरेंट वैलेंसी है, या कंपाउंड एज अ होल अपन ऑप्टिकल एक्टिव बोल देते हैं? समझा नहीं मैं कुछ ही, क्या पूछ रहे हो? डायस्टेरियोमर बनाने के लिए अगर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा तो फिर फाइनली डायस्टेरियोमर नहीं बनेगा। हाँ मयूर ने सही बोला वैसे तो, है ना। और किसी का कुछ डाउट है सर रेसिमिंग मिक्सचर पे? ठीक है ना, फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट।